दोस्तों रूह कांप जाएगी क्योंकि आ चुकी है इस साल की सबसे डरावनी जापानी हॉरर मूवी। ये एक ऐसी पिक्चर थी जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। आपको याद है सायूरी और सन्ना, इन दोनों मूवी को मैंने एक्सप्लेन किया था जो धमाकेदार थी। पर हमारी आज की मूवी डॉल हाउस डर की सारी हदें पार कर देगी। मूवी इतनी ज्यादा अच्छी थी कि कुछ सीन्स में मेरा मुंह फटा का फटा रह गया था। देखने में मूवी मिक्सचर है एनाबेल और रिंग मूवी का। इतना ही नहीं, इस मूवी को डायरेक्ट किया है यागुची शिनोबु ने और ये इनकी पहली हॉरर मूवी थी जो मेरे ख्याल से माइंड ब्लोइंग जॉब थी इनकी। कहानी है योशिए नाम की एक औरत की जिसकी बेटी मर जाएगी और वो लेके आएगी एक गुड़िया को जिसके पीछे छुपा है एक बहुत बड़ा डिमोनिक राज। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। डिमोनिक आर्काइव चैनल लाकर देता है बेस्ट हॉरर रिकैप। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, इंस्टा को फॉलो करो जहाँ पे पर्सनली मैं सबका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि अब हम डरने वाले हैं डॉल हाउस मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी के साथ। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ज्यादा दर्दनाक दिन के साथ। हम मिलते हैं योशिए से जो एक बहुत अच्छी माँ है। योशिए अपनी बेटी मेई के साथ बहुत खुश थी और आज मेई अपनी दोस्तों के साथ घर में हाइड एंड सीक खेल रही थी। बच्चों के लिए नाश्ता खत्म हो जाता है तो योशिए जाती है सुपरमार्केट सामान लेने। वो अपना घर बेबी प्रूफ भी कर कर जाती है, मतलब वो बिल्कुल केयरलेस माँ नहीं थी। पर कहते हैं ना, होनी को कोई नहीं टाल सकता क्योंकि जब योशिए घर आती है तो मेई के दोस्त घर जा चुके थे और मेई घर में कहीं भी नहीं थी। योशिए तुरंत अपने सारे पड़ोसियों के पास जाती है पर किसी को नहीं पता था कि उसकी बेटी कहाँ गायब हो गई। सारे बच्चे भी बोलते हैं कि किसी ने मेई को नहीं देखा जब से खेल खत्म हुआ है। सीन जाता है तादा हिको पे जो योशिए का पति है और वो हॉस्पिटल में जॉब करता था। तादा हिको को पता चलता है कि उसकी बेटी गायब हो गई है और वो तुरंत घर भाग कर पहुंचता है। पुलिस आकर रिपोर्ट वगैरह लिखवा कर चले जाती है पर मेई नहीं मिलती। तादा हिको और योशिए दोनों बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। पर दिन देर रात को जब योशिए गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन में डालने जाती है तो उसकी रूह के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेई मशीन में छिपी थी हाइड एंड सीक के वक्त और वहां पे उसका दम घुट गया था। मेई मारी जाती है और योशिए की चीखें सुनकर सारे पड़ोसी घर के बाहर आ जाते हैं। दोस्तों यही सीन इतना ज्यादा डिमोनिक तरीके से डेवलप करा गया था कि रोंगटे सच में खड़े हो गए थे। सीन आता है एक साल आगे। योशिए अभी तक डिप्रेस थी। वो अपनी बेटी की मौत का खुद को दोष दे रही थी। असल में दोस्तों वो वॉशिंग मशीन पुरानी थी और योशिए उसे बदल नहीं रही थी आलस के मारे। तो ऑब्वियसली उसे लग रहा था कि उसकी बेटी की मौत उसकी वजह से हुई है। डिप्रेशन इतना ज्यादा था कि योशिए रोती रहती थी। उसका घर कबाड़ की तरह पड़ा रहता था। वो कोई भी काम ढंग से नहीं कर रही थी और सबको उसकी बहुत चिंता थी। इसी बीच में हम मिलते हैं तोशिको से जो तादा हिको की माँ है और वो आजकल घर संभाल रही थी। एक दिन तोशिको योशियो को बताती है एक मंदिर के बारे में जहाँ पे रिचुअल करते हैं पुरानी चीजों को जलाकर, और अगर योशिए मेई के सामान को जला दे तो उस रिचुअल से शायद वो मूव ऑन कर जाए। योशिए ये करने को मान जाती है पर कुछ टाइम बाद हवा से वो रिचुअल वाला पैम्पलेट योशिए के हाथ से उड़ जाता है और वो योशिए को ले जाता है बहुत दूर एक मार्केट में जहाँ पे घर का सामान लोग बेच रहे थे। दोस्तों ये जो हुआ ना यहाँ पे ये इत्तेफाक नहीं था, ये सब एक डिमोनिक शक्ति की प्लानिंग थी। थोड़ा यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँ तो हमारे आसपास हमेशा आत्माएं होती है, पर अगर कोई बुरी आत्मा है ना तो वो हमारे दिमाग की हालत का इस्तेमाल करेगी। इस मूवी के अंदर जो भी इविल शक्ति है उसने अभी इस सीन में ये भाप लिया था कि योशिए डिप्रेस्ड है अपनी बेटी की मौत से और इसलिए वो शक्ति योशिए को इस बाजार में ले आई थी। कहने का मतलब जो होता है उसके पीछे एक कारण जरूर होता है। वो पर्चा योशिए को एक दुकान पे रोक देता है जहाँ पे उसकी नजर पड़ती है एक डब्बे पे जिसे अजीब तरीके से बंद कर रखा था और जो भी चीज उस डब्बे के अंदर थी वो योशिए को तो जैसे हिप्नोटाइज कर लेती है और योशिए उसे खरीद लेती है। रात को अब जब तादा हिको आता है अपने घर पे तो वो अपनी पत्नी को फाइनली खुश देखता है पर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि
डाइनिंग टेबल पे एक डॉल बैठी हुई थी। अब दोस्तों इतने दिनों बाद अपनी बीवी को खुश देखकर तादाहिको कुछ नहीं बोलता, पर अगले कुछ दिनों में सब कुछ बदलने लगता है। योशिए गुड़िया को ट्रीट करने लगती है मेई की तरह। वो मेई का कमरा ठीक कर देती है, गुड़िया के बाल छोटे काट देती है। गुड़िया के नाखून भी थे, जो अजीब बात थी, पर वो उन्हें भी काट देती है। योशिए को तो फाइनली उसकी बेटी वापस मिल गई थी, ऐसा वो एक्ट कर रही थी। पर तादाहिको को डर लग रहा था, इसलिए तादाहिको गुड़िया को लेकर जाता है थेरेपिस्ट के पास। और थेरेपिस्ट के हिसाब से चिंता की बात नहीं थी। वो गुड़िया योशिए की मदद कर रही थी मूव ऑन करने में, बिल्कुल एक जानवर की तरह। और कई डॉक्टर्स ये सब करना रिकमेंड करते हैं। थेरेपिस्ट के हिसाब से एक दिन योशिए खुद ठीक हो जाएगी और वो गुड़िया को भूल जाएगी। इसके बाद तादाहिको भी योशियो का साथ देता है। दोनों लोग उस गुड़िया को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते हैं। उनकी लाइफ फिर से खुशियों से भर जाती है, उनका घर गुड़िया की फोटो से। फाइनली वो लोग एक नई वॉशिंग मशीन भी खरीद लेते हैं, जो प्रॉमिसिंग था कि वो गुड़िया सच में हेल्प कर रही है मूव ऑन करने में। एंड देन कुछ टाइम बाद मिलती है गुड न्यूज, योशिए फिर से हो गई थी प्रेग्नेंट। 9 महीने बाद घर में आ जाती है एक और नन्ही परी, जिसका नाम वो रखते हैं माई। माई के घर में आने से योशिए फाइनली हो जाती है ठीक, और वो भूल जाती है उस गुड़िया के बारे में। उनका घर भर जाता है माई की फोटो से, और वो गुड़िया अब पड़ी रहती है खिलौनों के बीच में। उस पे कोई भी ध्यान नहीं देता। कई बार योशिए उस गुड़िया को यूज करती है अपनी बेटी को चुप करवाने के लिए। पर देन एक दिन योशिए और तोशी को बात कर रहे थे किचन में कि तभी माई चिल्लाने लगती है। बेबी मॉनिटर से वो दोनों देखते हैं कि वो गुड़िया माई के ऑलमोस्ट ऊपर आ गई थी। दोनों भाग कर जाते हैं और दोस्तों माई की गर्दन पे चोट लग गई थी गुड़िया के बालों से। जैसे ही गुड़िया ने जानबूझकर ये सब किया, तोशिको गुड़िया को फेंक देती है, जो थोड़ा फनी था। पर देन रात को तादाहिको पहली बार उस गुड़िया का डब्बा देखता है, जिसपे कुछ उल्टे सीधे मंत्र लिखे हुए थे। वो क्या लिखा था ये तो हमें समझ नहीं आता, पर आज के हादसे के बाद से दोनों हस्बैंड वाइफ गुड़िया को बॉक्स में बंद कर देते हैं और डाल देते हैं एक क्लोजेट के अंदर कोने में। अब 5 साल बीत जाते हैं। माई आ गई थी स्कूल में, घर में सब बढ़िया था। पर एक दिन माई का एक कंचा चले जाता है क्लोजेट में, जहाँ पे माई को सुनाई देती है क्रीपी आवाजें। और माई निकाल लेती है उस गुड़िया को, जिससे योशिए चौंक जाती है। अब इतने सालों बाद ऑब्वियसली पुरानी बातें किसी को याद नहीं रहेंगी। माई गुड़िया को अपने पास ही रखती है, और माई के हिसाब से इस गुड़िया का नाम है आया। पर आया के साथ कुछ तो अजीब था। शाम को योशिए और तादाहिको बात करते हैं आया के बारे में। दोस्तों उस गुड़िया के बाल योशिए ने काट दिए थे 5 साल पहले, पर अब बाल फिर से लंबे हो गए थे, और उस गुड़िया के नाखून भी वापस उग गए थे। हालांकि तादाहिको के हिसाब से पुरानी गुड़िया होती ही क्रीपी है, तो उन्हें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। देन अगले दिन गुड़िया के बाल वैक्यूम क्लीनर में भी फंस जाते हैं। वही माई अब आया से बहुत ज्यादा बातें कर रही थी। देन रात को माई आकर घुस जाती है योशिए के बगल में, क्योंकि माई को रात में आया से डर लग रहा था। एनीवे नेक्स्ट डे माई और योशिए के साथ घर आती है आकिको और उसकी बेटी हियोरी। माई और हियोरी आया के साथ खेलने लगते हैं। योशिए और आकिको किचन में थे जब नया नया खरीदा दूध खराब हो जाता है। और दोस्तों इस मूवी में ऐसी छोटी छोटी हॉन्टिंग्स हैं जो रियल लाइफ में होती है, जिससे मूवी और ज्यादा रियलिस्टिक लगती है। देन अचानक हियोरी चिल्लाती है, लड़कियां भाग कर आती है। हियोरी के हाथ पे किसी ने काट लिया था। ऑब्वियसली दोनों मदर्स को लगता है कि ये काम माई का है, पर माई भी रोने लगती है और बोलती है कि ये काम आया का है। इस सब से योशी अपने बेटी से गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी बेटी ने झूठ बोला। एंड देन उस शाम को माई अपने कमरे में उदम कर रही थी। योशी कमरे में जाती है, पर माई अपने मुंह पे पेपर बैग पहनकर बैठ जाती है कुर्सी पे। पर कुछ और भी था। माई ने खराब कर दी थी अपनी बड़ी बहन की सारी फैमिली फोटोज, जिससे योशी और गुस्से में आ जाती है। वो माई के मुंह से हटाती है पेपर बैग, पर कुर्सी पे माई नहीं गुड़िया थी। योशी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और जल्दी माई आकर गुड़िया लेकर भाग जाती है। देन अगले दिन माई की टीचर योशी को दिखाती है 2 ड्राइंग्स जो माई ने बनाई थी। पहली ड्राइंग में एक माँ और बेटी थे जो फांसी पे लटके हुए थे, और दूसरी ड्राइंग में एक लड़की थी जो जिंदा जल रही थी। ये सब देखकर फाइनली योशी सोचने लगती है कि कुछ तो गड़बड़ है उस गुड़िया में। देन रात में फिर से माई आती है और योशी के गले लगकर सो जाती है, पर इस बार कुछ गड़बड़ थी, क्योंकि जब योशी ढंग से देखती है
वो बेड पे थी वो डिमोनिक गुड़िया। योशी चिल्ला पड़ती है, तादाही को भी जाग जाता है। पर फिर नेक्स्ट डे तादाही को जल्दी में था तो वो योशी की बात ढंग से नहीं सुनता। हालांकि अब योशी को कुछ करना था और इसलिए उस दिन वो जाके गुड़िया को कूड़े में फेंक देती है। देन वो आके अपना लंच बनाने लगती है कि तभी घर का दरवाजा खुलता है और देखने पे वहीं गेट के पास बैठी थी वो गुड़िया अपने मुंह पे पेपर बैग पहन के। अब गुस्से में योशी जाती है और वो उस गुड़िया को बुरी तरीके से बेलन से बजा देती है। उसका सर वो कुचल देती है पर देन वो मुड़ती है और गुड़िया बैठी हुई थी पलंग पे। दोस्तों योशी की क्या मेरी सांसें अटक गई थी सीन में जब वो देखती है कि उसकी बेटी का सर कुचला हुआ है। वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है पर फाइनली शुक्र की बात थी कि वो जाग जाती है। मतलब ये बस एक सपना था और सच्ची में मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था इस सीन को देखकर। हालांकि वो गुड़िया वापस घर तो आ ही जाती है, वो भी एक नोट के साथ। असल में योशी ने बिना टैग के उस गुड़िया को फेंक दिया था जो अलाउ नहीं है सिंस गुड़िया बहुत ज्यादा बड़ी थी। बिल्डिंग के मैनेजर ने गुड़िया को वापस गेट पे लाकर छोड़ दिया था और अब योशी गुड़िया लेकर जाती है कूड़ा गाड़ी के पास और वो कूड़े वाले को गुड़िया अपने हाथों से दे देती है। गुड़िया फाइनली चले जाती है पर 5 मिनट होते नहीं और बजने लगती है एम्बुलेंस के सायरन। योशी भागती है देखने की क्या हुआ और दोस्तों वो कूड़े वाला अपने ही ट्रक के अंदर कुचलकर मारा गया था जिससे अब योशी डर गई थी। वहीं आ जाती है माई जो स्कूल से घर आ रही थी और माई उठा लेती है अपनी गुड़िया। इतना ही नहीं, माई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसकी माँ ने उसकी गुड़िया को फेंक दिया। देन रात को योशी फाइनली अपने पति को बेबी मॉनिटर दिखाती है जिसमें माई साफ साफ गुड़िया से बात कर रही थी। योशी के हिसाब से ये गुड़िया हॉन्टेड है पर तादाही को जो बेचारा थका हारा था काम से उसे लगता है कि उसकी बीवी पागल हो रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, माई और आया की बातों से हमें लग रहा था कि जो आया है ना उसे अपने घर नहीं जाना और आप लोग इस बात को याद रखना एंड में काम आएगी। अब अगले दिन होती है एक और डिमोनिक हॉन्टिंग। माई जिद करती है हाइड एंड सीक खेलने की। वो जाकर छिप जाती है और मैं इस सीन को नाम देता हूँ कभी गुड़िया कभी लड़की। होता यह है कि योशी किचन से निकलती है माई को ढूंढने के लिए पर किचन का गेट अपने आप बंद हो जाता है। किचन में योशी को माई साफ साफ दिखाई देती है। योशी किचन की तरफ बढ़ती है पर देन वो गुड़िया पीछे से चले जाती है बेडरूम में। योशी बेडरूम में जाती है जहां माई चादर के अंदर थी। चादर से निकलकर माई बेड के नीचे चले जाती है पर जब योशी नीचे देखती है तो कोई नहीं था। तभी बेड से कूदकर वो गुड़िया योशी पे चढ़कर भागती है कमरे के बाहर। गुस्से में योशी चिल्ला पड़ती है पर देन एक ईविल शक्ति चादर को ओढ़कर भागती है दोबारा कमरे के बाहर। फाइनली योशी को एहसास होता है कि 2 लड़कियां हैं। तुरंत योशी भागती है अपनी बेटी को ढूंढने और उसे मिलती है माई वॉशिंग मशीन के अंदर। ऑब्वियसली योशी डर जाती है पर देन माई बदल जाती है एक ईविल आत्मा में जो योशी पे हमला कर देती है और योशी आत्मा को दूर फेंक देती है पर आत्मा फिर से बदल जाती है माई में। इन दी एंड माई थी वो लड़की जिसके सर में लग गई थी चोट। बहुत घुमाव फिराव सीन था पर बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया गया था। अब हॉस्पिटल में तादाही को आता है और डॉक्टर्स को चिंता थी योशी की मेंटल हेल्थ की क्योंकि दोस्तों माई के शरीर पे मिलते हैं स्क्रैचेस और डॉक्टर्स को लग रहा था कि ये काम योशी का है। तादाही को भी लगता है कि उसकी बीवी की मेंटल हेल्थ फिर से बिगड़ रही है क्योंकि योशी के शरीर पे भी स्क्रैचेस थे। इसलिए डॉक्टर्स एडमिट कर लेते हैं योशी को हॉस्पिटल में कुछ दिनों के लिए। तादाही को अपनी बेटी को दादी माँ के यहाँ छोड़ देता है और वो अपनी बीवी को एश्योरिटी देता है कि सब ठीक होगा पर योशी डर रही थी। वो उस गुड़िया को अपनी बेटी के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाह रही थी। योशी तादाही को बोलती है उस गुड़िया को मंदिर ले जाकर रिचुअल करवाने के लिए, वही वाला रिचुअल जो मूवी की शुरुआत में तोशिको ने योशी को बताया था, जिस रिचुअल में लोग बाग पुरानी चीजों को जलाते हैं मूव ऑन करने के लिए। रिचुअल में अगर शायद वो गुड़िया जला दी जाएगी तो शायद सब ठीक हो जाएगा। दिन घर जाकर तादाही को मंदिर वालों को कांटेक्ट करता है। मंदिर वाले डॉल्स की फोटोज मंगाते हैं और जब तादाही को डॉल के डब्बे की फोटोज खींच रहा था तो उसे मिलती है कुछ इन्फॉर्मेशन। डब्बे पे लिखा था यासुमोतो कोइची के बारे में। वो एक डॉल मेकर था जिसने ये डॉल बनाई थी अपनी बेटी रेई के लिए। तादाही को अब डॉल मेकर के बारे में इंटरनेट पे सर्च करता है। उसे पता चलता है कि डॉल मेकर बनाता था लिविंग डॉल्स को और काम करता था सेंची नाम के गांव में।
अब दोस्तों ये लिविंग डॉल्स का क्या मतलब है ये तो आगे ही पता चलेगा। देन तभी कॉल आता है मंदिर से और मंदिर वाले उस गुड़िया को सीधा सीधा श्रापित बता देते हैं। वो लोग दादाहीको से इसलिए ही कल वो गुड़िया लेने आ जाएंगे और इस सबसे डरकर दादाहीको सर्च करता है लिविंग डॉल्स के बारे में और उसे मिलती है एक यूट्यूब वीडियो जिसमें 5 लोग लिविंग डॉल को ढूंढने के लिए आए थे एक आइलैंड पे। दोस्तों लिविंग डॉल की एक स्टोरी थी जो यासुमोतो कोइची से जुड़ी हुई थी। सेंची विलेज था एक गांव और वो गांव था एक आइलैंड पे। कहानी के हिसाब से यासुमोतो की बेटी रेई एक दिन अचानक गायब हो गई थी, पर जब पुलिस को रेई कहीं भी नहीं मिली तो यासुमोतो की बीवी ताएको को लगने लगा था कि रेई उस गुड़िया के अंदर है। ताएको गुड़िया को ही अपनी बेटी की तरह ट्रीट करने लगी थी और ताएको के मरने के बाद उस गुड़िया को ताएको की लाश के साथ ही दफन कर दिया गया था। पर कहानी के हिसाब से एक दिन वो गुड़िया कब्र से बाहर आ गई और अब वो उस आइलैंड पे घूम रही है और वो गुड़िया ढूंढ रही थी रेई को, जो वो लड़की है जो गायब हो गई थी। यानी कि एक जिंदा गुड़िया जो अपनी मालकिन को ढूंढ रही है। पर इस कहानी में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ ये जानकर आप सो नहीं पाओगे। एनीवे, दादाहीको इस बकवास कहानी पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता फिलहाल के लिए। सीन तोशिको पे जाता है जिसने माई को गुड़िया के साथ सुला दिया था, पर दिन जल्दी ही तोशिको के साथ होने लगती है पैरानॉर्मल चीजें। वो गुड़िया आकर चढ़ जाती है उसकी पीठ पे। पहले तो तोशिको को लगता है कि वो माई है, पर जब माई को वो वापस सुलाने जाती है तो माई बेड पे ही थी। अपनी पीठ पे गुड़िया को देखकर तोशिको डर जाती है और वो तुरंत कॉल करती है दादाहीको को। वो गुड़िया को क्लोजेट में भी बंद कर देती है और दादाहीको को साफ बोल देती है कि ये चीज श्रापित है, इसे मेरे घर से ले जाओ। अब दोस्तों दादाहीको को लगने लगता है कि सब लोग इस गुड़िया को श्रापित बता रहे हैं, तो जरूर कुछ तो माजरा होगा। उसे याद आता है कि गुड़िया का नाम है आया, पर जो डॉल मेकर की बेटी थी उसका नाम था रेई। इस बारे में दादाहीको सर्च करता है और उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि आया और रेई दोनों नाम सेम होते हैं जापान में, बस उनकी प्रोनाउंसिएशन अलग होती है। दादाहीको अब तुरंत भागता है उस गुड़िया को लेने और वहीं वो गुड़िया दादी माँ के क्लोजेट से गायब हो जाती है। गुड़िया ही नहीं, दादी देखती है कि माई भी बेड से गायब है। दादी अब तुरंत माई को ढूंढने निकल जाती है रोड पे और काफी देर बाद उसे माई मिलती है एक ब्रिज पे बैठी हुई, जिससे उसकी सांसें अटक जाती है। वही दादाहीको वापस आता है दादी के घर गुड़िया लेने, पर उसे मिलती है माई बाहर बगीचे में गुड़िया के साथ। दादी अब गायब थी, पर थोड़ी देर में दादी को घर लाती है पुलिस और दोस्तों दादी हो गई थी घायल। एक डिटेक्टिव दादाहीको को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिससे खुलता है एक राज। हुआ ये था कि जब दादी को ब्रिज पे बैठी हुई माई मिली थी तो दादी ने माई को एंड टाइम पे बचा लिया था, पर तभी एक दूसरी लड़की जो ऑब्वियसली वो गुड़िया थी भागकर आई थी और उसने दादी पे हमला कर दिया था। गुड़िया ने दादी को काट लिया था बुरी तरीके से और इसलिए अब दादी थी घायल। अब उस रात दादाहीको दादी के साथ ही रुकता है, पर वो नोटिस करता है कि जो काटने के निशान है ना, वो दादी की घड़ी के फट्टे पे भी आ गए थे, क्योंकि गुड़िया ने घड़ी को भी काटकर अलग कर दिया था। नाउ सिंस दादाहीको को अभी भी शक था और उसे लग रहा था कि एक गुड़िया इतना तगड़ा हमला नहीं कर सकती, तो वो शक करने लगता है कि कहीं उसकी बेटी नहीं तो ये हमला नहीं किया। इसलिए वो जाता है अपनी बेटी के पास चेक करने के लिए दांतों के निशान को, पर माई के दांत घड़ी के फट्टे के निशान से मैच नहीं करते और तभी माई डिमोनिक तरीके से चिल्ला पड़ती है। फाइनली अब अगले दिन मंदिर से आता है एक प्रीस्ट और वो उस गुड़िया को ले जाता है अपने साथ। देन नेक्स्ट डे रिचुअल होता है और प्रीस्ट गुड़िया को सफेद कपड़े में बांधकर जलवा देता है बाकी सामान के साथ। इस सब की वीडियो दादाहीको बना के दिखाता है योशिए को, जिसकी मेंटल हेल्थ फाइनली हॉस्पिटल में सुधर गई थी, मतलब वो जल्दी ही घर आ जाएगी। देन सीन जाता है मंदिर के प्रीस्ट पे, जिसने दोस्तों दादाहीको के साथ धोखा कर दिया था। प्रीस्ट को पता था कि वो गुड़िया एक एंटीक डॉल है, तो उसने जिस डॉल को जलाया था वो डॉल बस एक मामूली गुड़िया थी। असली डॉल को प्रीस्ट ले आया था बेचने के लिए, पर कोई भी उस डॉल को खरीद नहीं रहा था। प्रीस्ट देन डॉल के साथ पहुंचता है एक स्टेशन पे, जहाँ पे अचानक उसे खांसी आने लगती है, उसके मुंह से बाल निकलने लगते हैं और जल्दी ही वो फिसल कर गिर जाता है एस्केलेटर पे। फाइनली यहाँ पे उस गुड़िया का डब्बा टूट जाता है, मतलब वो शैतानी शक्ति अब आजाद हो गई थी। प्रीस्ट को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहीं पे दादाहीको भी काम करता था, जो प्रीस्ट की हालत देखकर चौंक जाता है। तभी मंदिर का एक कर्मचारी आता है दादाहीको के पीछे डॉल लेकर। दादाहीको को पता चलता है मंदिर की धोखाधड़ी के बारे में और मंदिर वाला सॉरी बोलकर गुड़िया वापस कर चले जाता है। ऑब्वियसली दादाहीको कॉल करता है टेम्पल के मैनेजर को। मैनेजर माफी मांगता है और एश्योरिटी देता है कि वो उसकी हेल्प करेगा, क्योंकि उस गुड़िया का केस कुछ ज्यादा ही श्रापित है। देन उसी टाइम एक नर्स गुड़िया को उठा लेती है और गुड़िया के अंदर से बाहर गिरता है एक दांत, जिससे दादाहीको समझ जाता है कि उसे पता लगाना होगा कि इस गुड़िया के अंदर आखिर है क्या चीज।
दादाही को जाकर अब गुड़िया का एमआरआई करवाता है और दोस्तों सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि उस गुड़िया के अंदर एक बच्चे का कंकाल था। ये सब आकर योशी भी देख लेती है क्योंकि इसे फाइनली हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। हस्बैंड वाइफ अब कॉल करते हैं पुलिस को। जल्दी ही मिलने आता है ताकेशी नाम का एक डिटेक्टिव जो गुड़िया को अपने साथ ले जाने लगता है ताकि पता चल सके कि किस बच्ची की लाश इस गुड़िया के अंदर है। बेसिकली दोस्तों ये साफ था कि जो डॉल मेकर था ना उसकी बेटी गायब नहीं हुई थी। उसी डॉल मेकर ने अपनी बेटी को गुड़िया में बदल दिया था। पर क्यों, ये आगे पता चलेगा। ताकेशी अब गुड़िया को ले जा ही रहा था जब वो लोग कांदा नाम के एक प्रीस्ट से टकरा जाते हैं जिसे मंदिर के मैनेजर ने भेजा था उस डॉल के लिए। कांदा ताकेशी से गुड़िया मांगता है पर ताकेशी मना करता है क्योंकि ये केस अब पुलिस के हाथ में था। ताकेशी गुड़िया को अब ले जाने लगता है डीएनए टेस्ट के लिए एक लैब में, पर कांदा, योशी और तादाही को ताकेशी के पीछे पीछे जाते हैं ताकि वो गुड़िया रास्ते में कुछ डिमोनिक ना करते। हालांकि दोस्तों ताकेशी को इस शराब की बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। सीन ताकेशी पे गाड़ी में जाता है जो देखता है उस गुड़िया की एक फोटो जो अभी कुछ देर पहले कांदा ने खींची थी। और दोस्तों फोटो में उस डिमोनिक आत्मा का असली चेहरा फाइनली सामने आया था जिससे ताकेशी चौंक जाता है। वो फोटो फेंक देता है पर तभी गाड़ी के सामने आ जाती है एक लड़की और वो कुचल जाती है। तुरंत गाड़ी रोककर ताकेशी उतरता है और उसे वो लड़की मिलती है टायर के बीच में फंसी हुई। अब पीछे से कांदा, तादाहिको और योशी आते हैं और उन्हें ताकेशी मिलता है रोता हुआ गुड़िया के साथ। तुरंत यहाँ पे कांदा गुड़िया छीनकर उसे कैद कर देता है बहुत अच्छे प्रोटेक्टिव बॉक्स के अंदर। ताकेशी बेचारा सदमे में आ गया था तो वो घर चले जाता है। जिसके बाद कांदा हस्बैंड वाइफ को लेकर पहुंचता है एक गांव में एक प्रीस्ट के पास जो यासुमोतो डॉल मेकर के बारे में बहुत सारी बातें जानता था। ये प्रीस्ट था मुनेहारू जो जब जवान था तो पुलिस में था। मुनेहारू तीनों लोगों को घर में लेकर आता है जहाँ पे उसने यासुमोतो की बहुत सारी बनाई हुई डॉल्स रखी हुई थी क्योंकि दोस्तों मुनेहारू ही वो इंसान है जो सच्चाई जानता है। सालों पहले मुनेहारू के पास पुलिस स्टेशन में आया था यासुमोतो डॉल मेकर अपनी बेटी के गायब होने के कई साल बाद और यासुमोतो ने बताई थी एक डिमोनिक कहानी। वो कहानी अब मुनेहारू सुनाता है और सीन जाता है पास्ट में। अब पास्ट में हम मिलते हैं यासुमोतो से, उसकी बीवी ताएको से और उन दोनों की बेटी रेई से। अब दोस्तों जो रेई थी ना वो बहुत कमजोर पैदा हुई थी, वो बीमार रहती थी और घर के बाहर नहीं जा सकती थी। इसलिए एक दिन ताएको ने खुद को और अपनी बेटी को फांसी लगा दी। ये वही सीन था जो माई ने पेपर पे ड्रॉ करा था, माँ बेटी फांसी पे लटके हुए। हालांकि गड़बड़ हो गई थी, ताएको की रस्सी टूट गई थी और वो जिंदा बच गई थी पर उसकी बेटी मारी गई थी। ये सब देख लिया था यासुमोतो ने और अपनी बीवी के क्राइम को छिपाने के लिए यासुमोतो ने अपनी बेटी की लाश को पानी में उबाल दिया था। और ये वाला सीन भी माई ने ड्रॉ करा था जिसमें वो बच्ची जिंदा जल रही थी, पर ऐसा नहीं हुआ था, वो असल में उसकी लाश उबल रही थी। देन यासुमोतो ने अपनी बेटी की हड्डियों के ऊपर बना दिया था उस गुड़िया को। कुछ टाइम बाद काएको भी मारी गई थी पर मरने से पहले काएको की इच्छा थी कि वो और उसकी बेटी साथ में ही दफन हो, एक पॉट के अंदर सेंची विलेज में जो पास के एक आइलैंड पे था। यासुमोतो ने काएको की लाश को देन गुड़िया के साथ ही दफन कर दिया था एक तोरी गेट के पास, जो ये गेट होता है जो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। हालांकि मरने से पहले यासुमोतो ने ये सब कुछ बता दिया था मुनेहारू को। मुनेहारू ने अपनी टीम के साथ जाकर फिर कब्र को खोदा था ताकि इस कहानी का सबूत मिल सके, पर कब्र के अंदर सिर्फ काएको की लाश थी, वो गुड़िया नहीं थी क्योंकि उस गुड़िया को कोई चुरा कर ले गया था। एक्चुअली उस पुराने टाइम में यासुमोतो की बनाई गई गुड़िया बहुत महंगी बिक रही थी, जिस वजह से वो चोरी हो गई थी कब्र के अंदर से ही और काफी सालों तक पता नहीं वो गुड़िया कहाँ कहाँ घूमी होगी। जिसके बाद एंड में वो एक मार्केट में आ गई जहाँ पे उसे योशिए ने खरीद लिया। मुनेहारू के हिसाब से उन्हें गुड़िया को वापस ले जाकर रखना होगा कायोको की लाश के पास और तभी ये श्राप खत्म होगा। इस कहानी के बाद वो तीनों जाने वाले थे गुड़िया को उसकी माँ के पास लौटाने, पर दोस्तों एक बात थी यहाँ पे, असल में काएको ने अपनी बेटी को मारा था, तो जो अब आया की आत्मा है वो वापस नहीं जाना चाहेगी आसानी से। और खासकर योशिए ने आया को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करा था मूवी की स्टार्टिंग में और इसलिए उस आत्मा को अब योशिए से अटैचमेंट हो गई है। यही वजह थी कि श्राप इस फैमिली का पीछा नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि आया की आत्मा चाहती थी कि योशिए उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करे हमेशा हमेशा के लिए।
अब उस रात को तीनों लोग पहुंचते हैं आइलैंड पास और वो रुकते हैं एक होटल में। कांदा करता है एक रिचुअल ताकि वो ढूंढ सके एग्जैक्ट जगह जहाँ पे कायाको की कब्र है। वो कांटेक्ट करता है गुड़िया की आत्मा को और दोस्तों उस गुड़िया का चेहरा हद से ज्यादा क्रीपी हो गया था। यानी वो आत्मा नहीं चाहती वापस जाना अपनी माँ के पास, उसे योशिए को अपनी नई माँ बनाना था। एनीवे इस रिचुअल में लोकेशन तो पता चल जाती है एग्जैक्ट कब्र की, पर अचानक पूरे कमरे में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है। भूकंप आने लगता है, सारी चीजें गिर जाती है और वो गुड़िया अपने पिंजरे से बाहर निकल जाती है। योशिए कैमरे की फ्लैश से गुड़िया को ढूंढती है, पर वो इविल आत्मा इधर उधर भाग रही थी बहुत ज्यादा क्रीपी तरीके से ताकि वो उन लोगों पे हमला कर सके। बड़ी मुश्किल से वो लोग गुड़िया पे कपड़ा डालकर उसे बांध देते हैं होली वाटर के जरिए। और इस सब में कांदा हो जाता है घायल, मतलब वो अब आइलैंड पे नहीं जा पाएगा। देन नेक्स्ट डे कांदा वापस चले जाता है शहर और अब जो करना था वो योशी और तादाहिको को करना था। दोनों लोग बिना देर करे निकल जाते हैं आइलैंड पे और अब जो आइलैंड वाला सीन आता है ना, उसकी सिनेमैटोग्राफी इतनी अच्छी थी कि वो मैच कर रही थी ओरिजिनल रिंग मूवी के साथ, जिससे रोंगटे सच में खड़े हो रहे थे। उन्हें कुछ देर में तोरी गेट भी मिल जाता है जो सालों बाद मिट्टी के नीचे दफन हो गया था। वो मेटल डिटेक्टर का यूज कर कब्र को ढूंढ निकालते हैं और कब्र खोलने पे उनके सामने थी कायाको की लाश। यहाँ पे दोनों लोग प्रे करते हैं उस डेमोनिक आत्मा की शांति के लिए एंड देन वो गुड़िया को डाल देते हैं कब्र में। पर तभी योशिए की जेब से उसकी पहली बेटी मेई की फोटो गिर जाती है कब्र में। योशिए अपनी पहली बेटी की फोटो हमेशा अपने साथ रखती थी और उस फोटो को लेने के लिए वो तुरंत कूद जाती है कब्र में। उसे फोटो तो मिल जाती है पर अचानक गुड़िया पे लगा हुआ प्रोटेक्शन चार्म जल जाता है और आया की आत्मा हो जाती है आजाद। गुड़िया अब चटकने लगती है, योशिए की रूह कांप जाती है, वो भागने की कोशिश करती है पर आया बाहर निकलती है उस बैग से जो योशिए को जाने नहीं देना चाहती थी। दोस्तों आया का चेहरा हद से ज्यादा भयानक, डिमोनिक, क्रीपी, इविल और श्रापित था। आया पकड़ लेती है योशिए की टांग पर तादाहिको एंड टाइम पे अपनी बीवी को बाहर खींच लेता है। वो कब्र बंद कर देता है पर आत्मा दिन पकड़ लेती है योशिए के बाल। योशिए यहाँ पे मेई की फोटो तोड़ देती है और अपने बालों को कांच के टुकड़े से काट देती है और इस तरीके से योशिए बच जाती है और दोनों को लगता है कि शायद फाइनली श्राप खत्म हो गया। दोनों खुशी मनाते हैं और वो लौट जाते हैं घर जहाँ पे माई उनका स्वागत करती है। सब फाइनली ठीक था पर माई योशिए के गले से चिपक के ही रह जाती है और जल्दी ही योशिए का दम घुटने लगता है क्योंकि दोस्तों असली माई कैद थी वॉशिंग मशीन के अंदर, जिसे देख लेता है तादाहिको। तादाहिको तुरंत वॉशिंग मशीन तोड़ने लगता है और वही योशिए शीशे में देखती है डिमोनिक आया को जो उससे चिपकी हुई थी। अब यहाँ पे आइलैंड वाले फ्लैशेस आने लगते हैं, यानी कि तादाहिको और योशिए अभी तक आइलैंड पे ही थे और अब जो हो रहा था वो सब उनके दिमाग में हो रहा था। वो डिमोनिक आत्मा हर वो कोशिश कर रही थी कि योशिए को वो अपने साथ रख पाए। एनीवे तादाहिको किसी तरीके से वॉशिंग मशीन तोड़कर माई को बाहर निकालता है पर माई बदल जाती है उसकी पहली बेटी मेई में, यानी कि मेई की आत्मा थी ये। मेई अब तुरंत जाती है और वो आया की आत्मा को अपनी माँ के पास से खींचकर अपने साथ ले जाती है। यानी इन दी एंड मेई की आत्मा ने अपने मम्मी पापा की मदद करी और वो आया को अपने साथ ले गई। ऐसा होते ही तादाहिको रियल में योशिए को कब्र से बाहर निकाल लेता है। मेई की फोटो कब्र में ही रह जाती है और एक चिलिंग म्यूजिक के साथ हम देखते हैं मेई, तादाहिको और योशिए को जो हैप्पी फैमिली की तरह लग रहे थे, एक ऐसी फैमिली जो कभी उनकी हो ही नहीं। सीन यहाँ से आता है कुछ दिन आगे जहाँ पे योशिए, तादाहिको और माई साथ में वापस घर पे खुश थे। वो सब ब्रेकफास्ट करके निकल जाते हैं बाहर घूमने के लिए और फिर हम देखते हैं कांदा, दादी माँ और मंदिर के मैनेजर को जो आते हैं योशिए और तादाहिको से मिलने, क्योंकि दोस्तों एक हफ्ते से दादी माँ का फोन वो दोनों नहीं उठा रहे थे जब से वो दोनों आइलैंड से वापस आए हैं। अपार्टमेंट की तरफ जाते हुए दादी माँ कांदा को दिखाती है एक रिकॉर्डिंग जिसमें आया बात कर रही थी माई से और ये वही रिकॉर्डिंग है जो हमने पहले देखी थी पर वो अधूरी थी। रिकॉर्डिंग में आया बोल रही थी कि उसे घर नहीं जाना क्योंकि उसकी माँ उसे मारती पीटती है। कहने का मतलब पास्ट में आया की माँ एक अब्यूजिव मदर थी। आया ये भी बोलती है कि वो माई की जगह लेना चाहती है और योशिए को अपनी नई माँ में बदलना चाहती है और ये करने के लिए वो कुछ भी करेगी। देन तीनों लोग पहुंचते हैं अपार्टमेंट में जो खाली मिलता है और कांदा फाइनली समझ जाता है कि वो गुड़िया कब्र में शांत नहीं रहने वाली। वही योशिए और तादाहिको अपनी बेटी के साथ बाहर निकलते हैं पर दोस्तों उनकी असली बेटी माई दादी माँ की गाड़ी में बैठी हुई थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है तादाहिको और योशिए बहुत दिनों के लिए आइलैंड पे गए हुए थे
तो उस टाइम पे माई दादी माँ के साथ ही रह रही थी। देन जब से वो दोनों वापस लौटे हैं, उन्होंने सबसे कांटेक्ट करना बंद कर दिया है, क्योंकि दोनों ही लोग वश में थे उस डिमोलिक गुड़िया के, जो माई की जगह लेकर रह रही थी। और इसी चिलिंग एंड के साथ मूवी खत्म हो जाती है। मेरे को यहाँ पे पूरा यकीन है कि इस मूवी का 1-2 साल में एक दूसरा पार्ट जरूर आएगा, क्योंकि कहानी अभी बाकी थी। वेल फाइनली ये थी एक्सप्लेनेशन डॉल हाउस मूवी की, जो धमाकेदार ब्लॉकबस्टर जापानीज हॉरर मूवी निकली 2025 की। ये मूवी 1 सेकंड के लिए भी बोर नहीं करती। मूवी में म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन और एक्टिंग सब कुछ धमाकेदार था। मैं इस मूवी को 9.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। आप लोग अपनी रेटिंग मुझे कमेंट में बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। इंस्टा को जाके फॉलो करो, जहाँ पे मैं सबका पर्सनली रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, चाहे थोड़ा टाइम लग जाए। टेलीग्राम को ज्वाइन करो इस चैनल के अपडेट पाने के लिए। और मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ ये वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।